नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। तो हम लोग भी आपका हाल फिलहाल जो एग्ज़ाम होने वाला है, यूपीपीसीएस जो है प्रीलिम्स 2025 में जो आपका 12 अक्टूबर को होने वाला है, उसको ध्यान में रख के प्रैक्टिस हम लोग कर रहे थे। तो आज से एक जो है नया टेस्ट पेपर हम लोग स्टार्ट करेंगे और ये जो देखिए संस्कृति आईएएस का टेस्ट पेपर है और टेस्ट काफ़ी बेहतर है। मैं बार-बार आपको बताता हूँ, कोई भी टेस्ट पेपर मैं जब बनाता हूँ, सबसे पहले उसको एनालाइज़ करता हूँ, क्या आपके काम के लायक है एग्ज़ाम में? यानी आपके एग्ज़ाम के जो फ्रीक्वेंसी को मैच करता होगा, वही टेस्ट पेपर हम लोग डिस्कस जो है यहाँ पे करते हैं। ये संस्कृति आईएएस काफ़ी बेहतर टीम है और बेहतर सा टेस्ट पेपर प्रिपेयर किया जाता है। तो आपको इसमें तो कुछ नया प्रश्न देखने को मिलेंगे, साथ-साथ दूसरा आपका जो है रिवीजन होगा एक बेस्ट। तो आप लोग एक-एक प्रश्न को ईमानदारी से अटेम्प्ट करेंगे। जैसा कि मैं बताया कि मैं अभी अस्पताल हूँ, वैसे में आपको लाइव लेक्चर जो है नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी इन परिस्थिति में भी आप सभी के लिए ये क्लास जो है रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो आप लोग जो है बिल्कुल इसको लाइव फॉर्मेट में ही देखेंगे। आपको करना क्या है, ओएमआर शीट आप एक ले लेंगे, ठीक है? और एक-एक प्रश्नों का जवाब उस पे देने का प्रयास करेंगे। साथ-साथ एक्सप्लेनेशन वगैरह ध्यान से सुनेंगे। जहाँ दिक्कत होगा उसको जो है नोट डाउन वगैरह कर लेंगे, ठीक है? तो ये संस्कृति है, इसका पहला टेस्ट है और ये प्राचीन भारत का इतिहास, साथ-साथ मध्यकालीन और इसमें कला या संस्कृति भी इसमें कवर किया गया है। साथ-साथ करंट अफेयर है, कुछ यूपी स्पेसिफिक लास्ट में प्रश्न हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसा कि सभी को पता ही है 2 घंटे का एग्ज़ाम 200 नंबर का होता है और प्रीलिम्स चुनौती भरी काम है, तो ऐसे में प्रैक्टिस भी ज़रूरी है, तो आप लोग रिवीजन करते रहें, जो भी आप लोग नोट्स वगैरह प्रिपेयर किए हैं और साथ-साथ यहाँ टेस्ट प्रैक्टिस भी करते रहें। बाकी जो लोग ग्रुप से ऐड है, ग्रुप में भी आप लोग प्रैक्टिस आपके लिए सेट दिया जा रहा है, वहाँ से भी प्रैक्टिस आप लोग करते रहें। इससे पहले हम लोग जो है दृष्टि आईएएस से टोटल 8 टेस्ट सॉल्व कर चुके हैं, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जाके आप लोग देख सकते हैं। चलिए आइए हम लोग देखते हैं एक-एक करके। पहले देखिए क्या लिखा है, निम्नलिखित जो है पुरातात्विक स्थलों को उनके अवस्थिति के आधार पे उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, अब क्या है यूपी में तो आपको पता ही है कि क्रम लगाने में देने में वो लोग को बहुत इंटरेस्ट आता है। यहाँ पे उत्तर से नॉर्थ से आपको कहाँ जाना है, साउथ की ओर जाना है। ठीक है, और कौन कहाँ है, ठीक है, सीक्वेंस आपको लगाना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे अतिरमपक्कम है, ये है कहाँ पे? ठीक है, ये आपको तमिलनाडु में पड़ता है, तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। पूरा पसानी स्थल ही है, मद्रास के आसपास से देखने को मिलेगा। मानव के द्वारा प्रयोग में की जाने वाली जो पत्थर की कुल्हाड़ी है, यहाँ से जो है प्राप्त किया गया है। भीमबेटका सबको ज्ञात है ही, ये तो जो पुरातात्विक प्रागैतिहासिक स्थल है, ये मध्य प्रदेश में ही है, ठीक है? और यहाँ पे देखेंगे गुफा चित्र वगैरह आपको देखने को मिला है। बुर्ज हुकूम के बारे में सबको नॉलेज है, जम्मू कश्मीर का नौपसानिक स्थल ही है। यहाँ से गर्तावास, कब्र में मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है। और एक है आपका पिकलीहल, ये कर्नाटक राज्य के जो है रायचूर जिला में पड़ता है पिकलीहल। यहाँ भी देखेंगे तो ढेर सारा जो है महापसानिक कब्र वगैरह, कुछ चित्रकारी वगैरह प्राप्त हुआ है। देखिए लोकेशन पता हो गया कि ये कर्नाटक है, ये आपको कश्मीर है, ठीक है, ये एमपी है और ये तमिलनाडु। तब तो सीक्वेंस आप लोग लगा ही सकते हैं। यहाँ पे क्या बन जाएगा, सबसे पहले 4, क्योंकि आपको नॉर्थ से साउथ जाना है तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर, फिर मध्य प्रदेश, ठीक है, उसके बाद कर्नाटक और उसके बाद आपका तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताया जाता है ना, उसको जरूर आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अगला देखिए जैन दर्शन के बारे में प्रश्न है, ठीक है, पूछा है कि कौन सही है, बताइए जैन दर्शन के बारे में। लिख रहा है न्यायवाद के अनुसार हमारा प्रत्येक ज्ञान सापेक्षता सत्य होता है। अनेकतावाद के अनुसार प्रत्येक वस्तु में अनेक गुण जो है होते हैं। बताइए कितना कथन इसमें सही है। न्यायवाद क्या बोलता है, प्रत्येक ज्ञान सापेक्षतावाद सत्य है, बिल्कुल ठीक है। सापेक्षता का सिद्धांत जो है स्यातवाद में दिया भी गया है, यानी यही बोला जाता है कि किसी भी दृष्टिकोण से पूर्ण रूप से जो है आप लोग, यानी ज्ञान क्या होता है, सापेक्ष होता है, यानी दृष्टिकोण क्या होगा, अलग अलग होगा देखने का, ठीक है। इसलिए आप देखेंगे तो एक ही तथ्य के बारे में अलग अलग जो है समझ विकसित होती है, ठीक। तो एक ही दृष्टिकोण से पूर्ण रूप से समझा इसको नहीं जा सकता है। हमारा सारा ज्ञान किस पे विकसित, हमारा सारा ज्ञान देखेंगे समझ दृष्टिकोण पे डिपेंड करता है, आप किस नजरिए से किसी चीज को देख रहे हैं। पहला बिल्कुल अनेकतावाद बोलता है कि प्रत्येक वस्तु में अनेक गुण होते हैं, अनेकतावाद बिल्कुल ये भी क्या है, आपको कथन सही ही है, ठीक है, दोनों कथन सही है। तो ऑप्शन क्या चला जाएगा, सी।
बाकी जैन धर्म के बारे में आपको जानकारी है, पुराना धर्म है। सबसे पहले जो है ऋषभदेव थे इसके प्रवर्तक, इसके बाद 24वें तीर्थंकर हुए महावीर, और इन्हीं के समय जैन धर्म देखे तो काफी फला बड़ा। और सिद्धांत इसमें दिया गया था सत्य, अहिंसा, अस्ति, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ठीक है, 23वें तीर्थंकर कौन थे? कमेंट बॉक्स में आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो अनेकतावाद भी देखेंगे तो अनेकतावाद में क्या बताया गया था कि कोई भी वस्तु अनेक जो है, किसी वस्तु के अनेक धर्म यानी अनेक गुण होते हैं। व्यक्ति अपनी सीमित बुद्धि द्वारा केवल कुछ ही धर्मों को जान सकता है। बाकी जो पुण्य ज्ञान को हासिल कर लेता है उसको केवल यानी केवलीन बोला जाता है, और वो तो सबके लिए पॉसिबल है नहीं। ठीक है, जैन संगति दो हुई थी, एक बल्लभी और एक जो है पाटलिपुत्रा में। आपको एक और कमेंट करके बताना है कि दूसरा जो जैन संगति हुआ था उसका अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था। जो मैं एक्स्ट्रा प्रश्न पूछ रहा हूँ उसको जरूर आप लोग जवाब देंगे। प्रसिद्ध बौद्ध पाली ग्रंथ विशुद्धि मग्ग के रचयिता बताइए कौन है? नागार्जुन, पद्मशंभो, वसुबंधु, बुद्ध घोष। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, बुद्ध घोष। ये भी बौद्ध विद्वान थे। और बौद्ध धर्म ग्रंथों का लेखन तो देखेंगे ज्यादातर पाली भाषा में। ठीक है, लोकप्रियता कम हो गया तो संस्कृत का जो है प्रभाव बढ़ रहा था, और उसी समय ये सब काम ये लोग जो है कर रहे थे। ठीक है, नागार्जुन का नाम यहाँ पे दिया गया है। नागार्जुन के बारे में आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग। ठीक है, तो बुद्ध घोष का नाम याद रखेंगे, पाली साहित्य की समृद्धि में इनका काफी योगदान रहा है। ठीक है, और यही जो है विशुद्धि मग ग्रंथ का रचना किए हैं। ठीक है, एक अनुपम ग्रंथ है ये। बौद्ध का बात करेंगे, ग्रंथ जो है देखेंगे तो योग शास्त्र का विशद व्याख्यान इसमें दिया गया है, यानी योगासन के प्रारंभ से लेकर सिद्धि तक। ठीक है, योग भी आपको पता है सिद्धि का मार्ग है, तो उसी के बारे में इस बुक में बताया वगैरह गया है। मौर्य सम्राट अशोक के निम्नलिखित में से किन शिलालेखों से संगम राज्य यानी दक्षिण भारत के विषय में जानकारी मिलता है? दक्षिण भारत के बारे में जानकारी बताइए किससे मिलता है? पहला 13वां है, दूसरा 13वां, पहला 11वां है, दूसरा और 14वां। देखिए, एक तो मौर्य का इतिहास जानना है तो उसके लिए एक बेहतर स्रोत तो शिलालेख है ही। ठीक है, अब विशेषकर अशोक का शिलालेख बात करें तो चूंकि अशोक के शिलालेख जगह जगह से प्राप्त किए गए हैं, तो ऐसे में मौर्य साम्राज्य का चाहे प्रशासन हो, सामाजिक व्यवस्था हो, धार्मिक विचार हो, इन सब का ज्ञात जो है ज्ञान हम लोग को जो है मौर्य के जो है आपको अभिलेख से देखने को मिलता है। यहाँ पे देखिए फैक्ट ही पूछा गया है कि संगम राज्य दक्षिण भारत के बारे में, तो दूसरा और 13वां में। ठीक है, दूसरा और 13वां में ही जो है ज्ञात होता है। दूसरा और 13वें में संगम राज्य यानी दक्षिण भारत के बारे में जानकारी होता है। दूसरा शिलालेख में देखेंगे तो लिखा गया, वैसे तो देवताओं के प्रिय राजा हैं और इनके लिए अशोक के लिए प्रियदर्शी शब्द का उपयोग जो है किया जाता था। और वहीं पे लिखा गया कि प्रियदर्शी ने राज्य के सब स्थानों पे और उनके सीमांत राजाओं, जैसे सीमांत यानी दक्षिण भारत पहुंच जाए, चोल, पांड्य, सतीपुत्र, केरल पुत्र, इन सब का, पड़ोसी का सब स्थानों पे देवताओं के प्रिय ने चिकित्सा का प्रबंध कराया है। दूसरे में लिखा गया है। 13वां में भी स्पष्टता से बताया गया है कि धर्म विजय में सबसे मुख्य जो है समझा गया अशोक के द्वारा, और अपने राज्य में सब सीमांत देशों तक जो है ये बात जो है पहुंचाने का काम किया गया अभिलेख के माध्यम से। उसमें भी वर्णन है आपको संगम राज्य का। ठीक है, बाकी 13वां में आपको पता है कलिंग युद्ध का भी वर्णन किया गया है। अशोक का राज्यभिषेक कब किया गया था? कमेंट करके आप लोग बताएं। अगला है, कथनों पर विचार कीजिए, बताइए कौन सा कथन सही है। सतवाहन वंश के शक्ति क्षीण होने के बाद वाकाटक वंश अपना राज्य स्थापित किया। वाकाटक वंश का पहला राजा प्रवरसेन प्रथम था। बताइए कौन सा सही बनेगा। देखिए, वाकाटक महत्वपूर्ण राजवंश ये भी था। तीसरी शताब्दी ईसा से छठी शताब्दी ईसा तक शासन वगैरह जो इसके द्वारा संभाला गया, तो पहला तो बिल्कुल सही है। पहला कथन में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सतवाहन वंश का शक्ति जैसे क्षीण होता है तो वाकाटक स्थापित होता है। ठीक है, मजबूत बनता है। ठीक है, बाकी लिख रहा है कि वाकाटक का पहला राजा प्रवरसेन, ये सही है क्या? पहला राजा कौन था? विंध्य शक्ति था। ठीक है, पहला राजा इसका था विंध्य शक्ति।
इसके बाद परवरसेन प्रथम आता है। ठीक है, ये हो गया इनकरेक्ट और ऑप्शन नंबर एक आपका सही हो गया। अगला देखिए, ऋग्वेद संहिता का नवा मंडल किसे समर्पित किया गया है? नवा मंडल, देखिए इंद्र उनका हाथी है, उर्वशी स्वर्ग, पौधे, जड़ी बूटी संबंधित देवतरण, सोम और इसे पे नामांकित देवता। बिल्कुल सही क्या हो जाएगा, बहुत बार अभी तक एग्जाम में पूछा गया है, सोम और इससे पे पर नामांकित देवता, नवा मंडल। ऋग्वेद पता ही है कि सबसे पुराना वेद है। ठीक है, और इसको भी हम लोग देखते हैं कि पढ़ने की दृष्टि से दो भागों में बांटते हैं वैदिक काल को, एक तो ऋग्वैदिक काल है, एक उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो अगर ऋग्वेद का बात करें तो इसमें टोटल जो है 10 मंडल, ठीक है, 10 से 28 सूक्त, और लगभग देखेंगे तो 10,462 जो है मंत्र संकलित है। इसमें भी 2 से लेके 7 तक, ये सब बात आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। मंडल जो है सबसे पुराना है। ठीक है, इनको हम लोग गोत्र मंडल बोलते हैं। ठीक है, और ऋग्वेद के पाठ करने वाले को आपको पता है होता है होत्री बोलते हैं। इसके बाद चूंकि 2 से 7 पुराना है तो एक बाद में ऐड हुआ होगा। ठीक है, तो एक बाद में ऐड हुआ, उसके बाद 8 9 10 देखेंगे। बाकी चूंकि यहाँ पे नौवां मंडल पूछा गया था तो आंसर बना। वैसे ही आपसे पूछा सकता था कि बताइए पहला मंडल में क्या था, तो अग्नि देवता संबंधित उसमें जो है ऋचाएँ वगैरह है। ठीक है, तीसरा फेमस है, याद रखेंगे, गायत्री मंत्र का उल्लेख है विश्वामित्र के द्वारा। ठीक है, और 10वां भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 10वां पुरुष सूक्त का उल्लेख उसमें किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य है? भागवत धर्म से रिलेटेड बताइए कौन है? समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति, हेलियोडोरस का बेसन नगर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट हो जाएगा, आगे बढ़ने की जरूरत है नहीं। ठीक है, आपको पता है कि भागवत धर्म संस्थापक वसुदेव कृष्ण को ही माना जाता है। ठीक है, तो कृष्ण से रिलेटेड है, और हेलियोडोरस का जो बेसन नगर अभिलेख है एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है अगर भागवत धर्म को लेकर अगर बात करें हम लोग तो। ठीक है, बेसन नगर में स्थित एक स्तंभ पे उत्तीर्ण किया गया है, इसलिए इसका नाम बेसन नगर का अभिलेख भी हम लोग, ठीक है, चूंकि हेलियोडोरस के द्वारा बनवाया गया था तो इसका नाम हम लोग रख दिए हेलियोडोरस का बेसन नगर अभिलेख। ठीक है, इंडो यूनानी राजा जो एंटियालिस सीडस का राजदूत था, और सुंग राजा जो है भागभद्र के दरबार में उपस्थित हुआ था। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 8 पूछा है, निम्नलिखित पे विचार कीजिए और इसमें सही कथन का चयन कीजिए। लिख रहा है कि अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ, इनका हत्या उनके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया। अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसी के मंत्री वासुदेव ने राज सिंहासन जो है प्राप्त किया हत्या करके। बिल्कुल बात सही है। ठीक है, मौर्य के पतन के बाद पता ही है कि शुंग का ही उत्थान होता है, और आखिरी मौर्य का शासक कौन? बृहद्रथ, और इसका हत्या शुंग के द्वारा किया जाता है, और शुंग वंश का स्थापना किया जाता है 185 ईसा पूर्व में, 185 बीसी में। ठीक है, क्लियर है। लगभग 10 लोग शासन करते हैं, और आखिरी जो है सुंग वंश का शासक होता है जिसका नाम है देवभूति। सुंग वंश का देवभूति होता है, इसका हत्या कौन करता है? इसी का मंत्री कौन? वासुदेव। और फिर जो है कन्न वंश का स्थापना होता है। तो इस तरह से दूसरा भी सही है, पहला भी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी। प्राचीन भारत का निम्नलिखित में कौन सा महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र उस व्यापार मार्ग पर स्थित था जो कल्याण को बेंगी से जोड़ता था? कल्याण को बेंगी से। ठीक है, कल्याण तो पश्चिमी तट पे था, बेंगी आपको आंध्र प्रदेश वाला, दोनों मार्ग को जोड़ने का काम करता था। ठीक है, पूरब पश्चिम दिशा का मार्ग था, ये व्यापारिक केंद्र था। ये क्या बन जाएगा? तगर ही। ठीक है, तगर वैसे देखेंगे तो अभी का लोकेशन इसका महाराष्ट्र राज्य में ही है, और बहुत प्रसिद्ध था, व्यापारिक नगर था ये। ठीक है, पेरिप्लस जो ऑफ एथेरियन सी, जैसे जो ग्रीक रोमन यात्री हैं इसका विवरण वगैरह करते हैं। ठीक है, बाकी एक नाम यहाँ पे त्रिपुरी भी है, ये भी एक राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र था। ठीक है, ताम्रलिपि के बारे में आपको जानकारी है ही, एक बंदरगाह था जो पश्चिमी बंगाल में स्थित था। और एक और नाम यहाँ पे श्रीपुर दिख रहा है, ये पूर्वी भारत में अवस्थित है। निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ जो है प्रस्थानत्रयी में सम्मिलित नहीं है? देखिए, प्रस्थान त्रयी एक महत्वपूर्ण वैदिक दार्शनिक संकल्पना ही है। इसमें देखिए, आरण्यक दिया है, भागवत
गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद। ऑप्शन ए ही हो जाएगा आपका अरण्यक। ठीक है। संस्कृत में से प्रस्थान का अर्थ क्या होता है? मार्ग होता है या प्रस्थान बिंदु होता है। त्रयी का मतलब होता क्या है? तीन होता है। ठीक है। प्रस्थान त्रयी का मतलब क्या हुआ? तीन प्रमुख ग्रंथ। ठीक है, जो वेदांत दर्शन के लिए प्रमाण माने जाते हैं। इसमें आपको उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता आता है, याद रखेंगे। ये भी पूछा सकता है कि बताइए प्रस्थान त्रयी में कौन कौन शामिल है। तो भगवत गीता, उपनिषद और ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मसूत्र। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ महाकवि दंडी के द्वारा सृजित नहीं की गई है? दंडी, दंडी तो आपको पता ही है, संस्कृत भाषा का साहित्यकार था दंडी। दिख रहा है काव्य दर्श, 10 कुमार चरित्र, काव्य अनुशासनम, अवंती सुंदरी कथा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। वैसे देखिए तो काव्य दर्श, ठीक है, 10 कुमार चरित्र, अवंती सुंदरी कथा, ठीक है, ये सब जो है दंडी के द्वारा ही, ठीक है, लिखा गया है। जबकि ये जो काव्य अनुशासनम, ये जो है संग्रह ग्रंथ ही हेमचंद्र के द्वारा, ठीक है, तो याद रखेंगे हेमचंद्र, हेमचंद्र के द्वारा ही। चलिए बाकी तीन याद रखेंगे, काव्यदर्श, 10 कुमार चरित्र, अवंती सुंदरी कथा, ये किसके द्वारा? दंडी के द्वारा। अगला देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के अनुयायियों को महाव्रतधर कहा जाता था? महाव्रतधर, ठीक है, देखिए लिख रहा है पाशुपत, कपाली, कालामुख, लिंगायत। एक तो पता चल रहा होगा आपको, इस सब जो है शैव धर्म का जो है संप्रदाय से ही जो है जुड़ा हुआ है। शैव धर्म के संप्रदाय का संख्या अगर तो टोटल 4 बताया गया था, शैव, पाशुपत, कालामुख और कपालिक। ठीक है, ये लोग शिव के पूजा वगैरह करते थे, शैव व शिव से संबंधित थे। यहाँ पूछा है कि महाव्रतधर कहा जाता था, तो ये कालामुख ही आपका सही आंसर हो जाएगा। कालामुख जो संप्रदाय के अनुयायी थे, उस शिव पुराण में इनको महाव्रतधर बोला गया है। ठीक है, ये जो अनुयायी होते थे कपालिक वर्ग के ही थे। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 13। ये आपको सुमेलित करना है, विद्वान है संरक्षण, किन विद्वान का किनका संरक्षण प्राप्त था? विज्ञानेश्वर है, भारवी है, हेमचंद्र है, राजशेखर है। अभी देखिए हेमचंद्र का नाम आया था, तो देखेंगे तो विज्ञानेश्वर जो है विक्रमादित्य षष्ठ, भारवी ये श्री विष्णु, हेमचंद्र ये कुमारपाल और राजशेखर लास्ट बचा, ये जो है आपका महिपाल। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी। बात करें अगर हम लोग विज्ञानेश्वर का, ठीक है, इनका जन्म जो है कर्नाटक के गुलबर्गा में के आसपास ही इनका जन्म हुआ था, और विक्रमादित्य षष्ठ के ही दरबार में थे ये। ठीक है, धर्मशास्त्री थे, और इनके द्वारा विज्ञानेश्वर के द्वारा जो रचना किया गया है वो मिताक्षरा, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है ये मिताक्षरा। इसके अलावा बात करें हम लोग भारवी, तो आपको पता ही है पल्लव वंश के जो श्री विष्णु हैं। ठीक है, पल्लव वंश के इन्हीं के संरक्षण में थे भारवी। ठीक है, ये जो है किरातुर्जन्म का लेखक है, किराता जुर्नियम। हेमचंद्र अभी आप लोग पढ़े, ठीक है, हेमचंद्र के बारे में। तो ये हेमचंद्र चालुक्य नरेश जो थे, जय सिंह, सिद्धराज और कुमारपाल दोनों के संरक्षक थे। ठीक है, यहाँ पे तो कुमारपाल था, बाकी जय सिंह सिद्धराज होता फिर भी आप आंसर कर लेते, और राजशेखर लास्ट में। ठीक है, अभी देखा जाए तो लास्ट ऑप्शन बचा ही एक ही है आपका। बाकी राजशेखर के द्वारा काव्य मीमांसा, इनका प्रसिद्ध रचना है काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा। विजयनगर के बारे में पूछा गया है कि बताइए, विचार कीजिए और बताइए कौन सही है विजयनगर के बारे में। ठीक है, देखिए लिखा गया है कि दासों का क्रय विक्रय को बेसबग बोला जाता था, महिला दासों का व्यापार नहीं किया जाता था। बताइए कौन सा सही है।
बहुत बार विजयनगर साम्राज्य पे प्रश्न बनते हैं, दोनों का दोनों करेक्ट जा रहा है। क्रय विक्रय को वेश्भग ही और महिला दास्य का व्यापार नहीं किया जाता था, ऐसा बताया गया। विजयनगर पता ही है दक्कन क्षेत्र में है। स्थापना विजयनगर साम्राज्य का कब होता है? 1336 में होता है। दो भाई होते हैं हरिहर बुक्का, यही मिलकर करते हैं। ठीक है। और विजयनगर में जो है संगम वंश का शासन शुरू हुआ। हम्पी को लोग राजधानी बनाते हैं। ठीक है। दास प्रथा तो वैसे प्रचलित थी विजयनगर में, दास प्रथा। ठीक है, याद रखेंगे। मनुष्य यानी दासों को क्रय विक्रय को वेश्भग बोला जाता था। ठीक है, क्लियर है। बाकी विदेश यात्रियों के विवरण की अगर बात करें तो पुरुष और महिला दासों का उल्लेख किया गया, लेकिन महिला दासों का व्यापार नहीं किया जाता था, ऐसा बताया गया है। इनका व्यापार यहाँ पे पूछा गया था कि व्यापार नहीं किया जाता था, ये भी सही बात था। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, इसमें गृहस्थ आश्रम के लिए निर्धारित कर्तव्यों को निम्नलिखित में कौन सा शामिल नहीं है, बताइए। गृहस्थ आश्रम में निर्धारित कर्तव्य, धर्म के अनुकूल जीविकापार्जन करना है, घर पे रहते हुए ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करना, विभिन्न संस्कारों का अनुसंधान करना, देवताओं और पितरों को भोजन कराने के पश्चात भोजन ग्रहण करना। आपको पता है कि जबालो स्मिथ उपनिषद जो था, उसी में 4 आश्रम का उल्लेख किया गया था। ठीक है, खैर इसमें गृहस्थ आश्रम में घर पे रहते हुए ब्रह्मचर्य धर्म का पालन। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एक सामाजिक व्यवस्था जो है बनाया गया था। ठीक है। और कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में जो है गृहस्थ आश्रम के बारे में क्या लिखते हैं कि अपने धर्म के अनुकूल जीविकापार्जन करना चाहिए, विधि पूर्वक जो है विवाह करना, अपनी विवाहिता पत्नी से संपर्क रखना, देवता पितृ भर्त आदि को खिलौने के बाद बच्चे अन्न को ग्रहण करना, ये सब बताया गया है। यानी घर पर रहते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करना नहीं बताया गया है यहाँ पे। ये अकॉर्डिंग टू कौटिल्य का अर्थशास्त्र, यही जो है सही होता है। बाकी सब तो सही है। निम्नलिखित में कौन सा जैन धर्म की विशेषता है, बताइए। जैन धर्म की कौन सी विशेषता है? ईश्वर के अस्तित्व का खंडन किया गया, क्रमवाद में विश्वास और आत्मा का अस्तित्व स्वीकार्य। बताइए कौन कौन सही है। जैन धर्म के बारे में अभी हम लोग बात किए, महावीर जब आते हैं तभी जैन धर्म काफी फलता है। ठीक है, यानी बढ़ता है। तो 24वें तीर्थंकर थे महावीर, और इनका जन्म कब होता है? 540 ईसा पूर्व के आस वैशाली के आसपास ही। ठीक है, इनके पिता सिद्धार्थ जो थे क्षत्रिय कुल के प्रधान थे, माता इनकी त्रिशला थी, जो लिच्छवी नरेश थी चेटक, उन्हीं की बहन थी। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा यहाँ पे आपका? क्रमवाद में विश्वास, आत्मा का अस्तित्व का स्वीकार, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। वैसे देखा जाए, जैन धर्म की बात करें तो देवता का अस्तित्व को स्वीकार किया गया, लेकिन उनका स्थान नीचे रखा गया है। ठीक है। बाकी आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है। इसके अनुसार आत्मा अनेक है और चेतना आत्मा का स्वाभाविक गुण है। ठीक है। तो देखिए ईश्वर को माना गया है। ठीक है, ये बोला है खंडन, इसीलिए हम लोग इस ऑप्शन को गलत कर दिए। बाकी कर्मवाद में विश्वास है ही, आत्मा का अस्तित्व स्वीकार है ही। ठीक है। महावीर जो है पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे। ठीक है। बहुत संगति है, अध्यक्षता वगैरह किसके किसके द्वारा किया गया, कितना बार हम लोग रिपीट किए हैं। देखिए पहला में अध्यक्षता किसके द्वारा? महाकश्यप के द्वारा, एक आचार बन गया। दूसरा सब्रकामी सबकामी, तीसरा मोगलीपुत्तिस, और चौथा वासुमित्र। चौथा में जो है उपाध्यक्ष कौन बने थे, कमेंट करके आप लोग बताया। बाकी पहला पता ही है आपको, पहला जो है किसके शासन के समय में? ठीक है, अजात शत्रु। दूसरा जो है आपका काला अशोक, तीसरा अशोक, चौथा जो है कनिष्क के समय। ठीक है, चलिए। पहले पहला जो बौद्ध संगति हुआ था, महाकश्यप वाला। ठीक है, तो ये बुद्ध की मृत्यु के बाद ही तुरंत देखने को मिला था। कहाँ पे? लोकेशन भी याद रखेंगे, राजगिरी या गिरिब्रज जो भी लिखे। राजगिरी में जो गुफा था, सप्तकर्णी गुफा, वहीं पे। ठीक है। बुद्ध का जो शिक्षाओं का संकलन यहाँ पे देखने को मिला था, सुत पिटक और बिना पिटक के रूप में। सुत प्लस बिना पिटक। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। दूसरा पता ही है कि 100 वर्ष बाद, ये 483 ईसा पूर्व में हुआ था, ये 383 ईसा पूर्व में हुआ।
ठीक है। काला अशोक के समय हुआ, वैशाली में इसका आयोजन किया गया। जो भी एक्स्ट्रा बता रहे हैं उसको ध्यान रखेंगे। ठीक है। इस संगति में बौद्ध धर्म दो संप्रदाय में बट गया था। ठीक है। तो दो संप्रदाय में बट गया था। एक जो है परंपरागत नियम में आस्था रखने वाले, उनको आस्थावीर, और एक जो है महासांघिक, जो परिवर्तन में बिलीव करते थे। ठीक है। तीसरा बौद्ध संगति पता ही है आप सभी को, अशोक के समय पाटलिपुत्रा में ही मोगलीपुत्र इसके अध्यक्षता में। और इसमें तीसरा पिटक जुड़ गया आपका, अभिधम पिटक। अभिधम। पहला में तो देखें शुद्ध पिटक, विनय पिटक, ये भी सब प्रश्न है। ठीक है, अब बात ध्यान में रखेंगे। चौथा पता ही है, कुषाण के समय में हुआ था। कुंडनवल जो है कश्मीर में वासुमित्र अध्यक्षता किए थे। और इसमें उपाध्यक्ष जो आपसे मैं पूछा था अभी, अश्वघोष थे। अश्वघोष जो है इसके उपाध्यक्ष बने थे। ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है। और इस समय बौद्ध धर्म जो है दो भागों में बटा, हीनयान और महायान में। ठीक है। खैर यहाँ पे आपका ऑप्शन तो बी ही बनेगा। जितना प्रश्न बनाया जा सकता है सारा हम बता दिए आपको। उससे ज़्यादा इसमें बौद्ध धर्म में जो है बौद्ध संघ से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, सम्मेलन वगैरह से। अगले देखिए, हड़प्पा सभ्यता से मंदिरों के साक्ष्य मिले, बताइए सही है क्या? हड़प्पा की जो नगर की खुदाई हुई, क्या कोई मंदिर साक्ष्य मिला है? बिल्कुल नहीं। मंदिर समाधि का साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है। ठीक है। यज्ञ वेदिका जरूर मिला, कहाँ से? तो कालीबंगा से, लेकिन मंदिर का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। अब देखिए स्टेटमेंट गलत हो गया तो आंसर एक ही बनेगा। हड़प्पा सभ्यता में देवी देवता, पशु पक्षी और प्रकृति की पूजा की जाती थी, बिल्कुल। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी, ये गलत है, आर जो है सही है। भक्ति आंदोलन के निम्नलिखित संतों को उनको काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कूट का चयन कीजिए। देखिए भी यहाँ भी काल क्रम लगाने को आ गया फिर से। कबीर है, रामानंद है, गुरु नानक है, दादू दयाल है। देखिए रामानंद, ठीक है, ये थे 1299 से 1410 तक। ठीक है। विशिष्टा द्वैत मत का अधिक प्रभाव पड़ा था। ठीक है। इसके बाद देखें तो कबीरदास। कबीरदास जो है आपको 1300 के आसपास, 1398 से 1518 तक। तो इनके बारे में आपको पता ही है। ठीक है। अडम्बर वगैरह पे कुठारघात किए करते थे, कर्म प्रधान समाज पे बिलीव करते थे ये। काफी सारी रचनाएं वगैरह है। गुरु नानक के बारे में पता है। इसके बाद गुरु नानक आ जाएंगे 1469 से 1539 तक। सिख के पहले गुरु थे। ठीक है। गुरु नानक, नानक साहब के नाम से भी जाना जाता है, साथ साथ बाबा नानक। और लास्ट में जो है दादू दयाल, हिंदी के जो है भक्ति काल के ज्ञानश्रयी सखा का प्रमुख संत कवि थे ये भी। तो ऐसे में ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका? बी, 2 1 3 4। सातवाहन वंश के निम्नलिखित शासकों को काल क्रम में व्यवस्थित कीजिए। चलिए व्यवस्थित कीजिए, देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन के आंसर कर पाते हैं। देखिए वशिष्ठी पुत्र पुलवामी है, शिवश्री सतकर्णी। पिछली बार तो देखा जाए तो सीक्वेंस लगाने में वो लोग करंट अफेयर में भी सीक्वेंस पूछ दिए थे। यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सबसे पहले गौतमी पुत्र सातकर्णी, देन वशिष्ठी पुत्र पुलवामी, शिवश्री सातकर्णी और यज्ञश्री। ऑप्शन नंबर जो है ए। ठीक है। वशिष्ठी जो है पुत्र पुलवामी सातवाहन वंश का जो है प्रतापी राजा ही था। ठीक है। और इनके पिता कौन थे? यही थे, गौतमी पुत्र सातकर्णी। यदि आप लोग को ध्यान रहता कि 4 के बाद 1 होगा तो ऑप्शन एक ही में दिख रहा था, बाकी कहीं दिख नहीं रहा था। ठीक है। अगला देखिए, औरंगजेब के प्रशासनिक आदेश के संदर्भ में बताइए कितना कथन इसमें करेक्ट है। हिंदू व्यापारियों पे 5% तथा मुस्लिम पे 2.5% सीमा शुल्क आरोपित किया गया था औरंगजेब के समय। ठीक है। बात बिल्कुल सही है। मुसलमान व्यापारियों पे जो है आयात किए जाने वाले माल पे लगने वाला जो कर था। ठीक है।
वो 5% से घटा के 2.5% किया गया था। बिल्कुल बात क्या है, सही है। और 2 साल बाद उसको कर को ही समाप्त कर दिया गया। यानी कहने का मतलब, हिंदू व्यापारियों से तो लिया जाता था टैक्स, लेकिन मुस्लिम व्यापारियों से नहीं लिया जाता था। खालसा भूमि के राजस्व संग्रह के लिए हिंदुओं की नियुक्ति किया गया था। बताइए दूसरा सही है क्या? देखिए, खालसा भूमि जो होता था, ये इसमें मुसलमानों की नियुक्ति की गई थी। ठीक है, यहाँ पे हिंदुओं लिख रहा है तो गलत हो जाएगा, और केवल एक। अगला प्रश्न देखिए। जहांगीर के निम्नलिखित में से किस जो है चित्रकार को, अच्छा यूट्यूब आपको स्पीड तो देता है, सेकंड वेट करेंगे। देखिए, यूट्यूब तो आप लोग को स्पीड बढ़ाने का मौका देता है, तो आप लोग 1.25, 1.5, 1.75, या आप लोग जो है 2.0 करके लेक्चर को देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए लिख रहा है, जहांगीर के निम्नलिखित में से किस चित्रकार को बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का चित्र बनाने के लिए भेजा गया था? बताइए। अब जहांगीर के समय तो चित्र कला काफी फला बढ़ा था, तो अनेक जो है चित्रकारों को राजकीय जो है प्रश्रय दिया गया था। में देखेंगे तो बिशन दास, मनोहर, अबुल हसन, मंसूर, दौलत, फारूक बेग, ये सब लोग थे। ये फारूक बेग को ही भेजा गया था बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का चित्र जो है बनाने के लिए। ठीक है, अगला देखिए। विभाग है, संस्थापक है, सुमेलित करना है। बिल्कुल इजली आप लोग सल्तनत कालीन ये सब विभाग वगैरह है। जैसे देखिए, जब पूछा है कि कितना सही सुमेलित है, दीवाने अर्ज बलबन के द्वारा लाया गया था, बात सही है। दीवाने अर्ज, ठीक है। दीवाने अमीर को ही मोहम्मद बिन तुगलक का कृषि वाला डिपार्टमेंट था, बिल्कुल सही है। दीवाने इस्तिहाक, ये जो कि अलाउद्दीन खिलजी नहीं, ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। दीवाने इस्तेकाब किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। और ये पेंशन विभाग था। ठीक है। दीवाने बंदगान है फिरोज तुगलक के द्वारा, बिल्कुल सही है, फिरोज तुगलक के द्वारा ही लाया गया था। और ये बंदगान दासों के लिए बनाया गया था। ठीक है। बाकी पता ही, फिरोज शाह तुगलक को दास रखने का शौक वगैरह था ही। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे तीसरा तो गलत हो गया, बाकी सब सही था। ठीक है। दीवाने अर्ज बताइए, जो है बलबन का था। ठीक है, चलते यहाँ पे जो है डी ऑप्शन, 1, 2 और 4। अगला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में निर्मित दोहरे गुंबद वाला पहला मकबरा है? दोहरे गुंबद वाला पहला, बलबन का, सुल्तानगढ़ी, हुमायूं का मकबरा ही हो जाएगा, कि पहला पूछ रहा है। ठीक है। हुमायूं को विद्या थी हाजी बेगम, उन्हीं के द्वारा कराया गया था, लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया था। ठीक है। मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था में जो बैबाकी शब्द है, इसका आशय क्या है? बताइए। बैबाकी शब्द, खालसा भूमि से प्राप्त भू राजस्व, खालसा भूमि से अनुमानित भू राजस्व, अनुवांशिक आधार पर प्राप्त जो जागीरी थी। ठीक है, यही बन जाएगा। बताइए। बिल्कुल नहीं। किसी जागीरदार से छीन कर नए जगीरदार को आवंटित करने वाली रखी गई भूमि को क्या बोलते थे? बैबाकी बोलते थे। ठीक है। यानी भूमि जागीरदारों से जो वापस ली गई भूमि होती थी। ठीक है। बाकी इस भूमि पर केंद्र का नियंत्रण था, लेकिन केंद्रीय कार्यों के लिए उपयोग में ये नहीं लाया जाता था। और औरंगजेब के समय बहुत सारी जागीरी भूमि और बैबाकी भूमि को खालसा भूमि में तब्दील भी किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26। ठीक है, थोड़ा एनर्जी लेवल डाउन तो रह ही रहा है, तबीयत वगैरह उतना बेहतर है नहीं। बाकी चलिए आप लोग एडजस्ट करेंगे। किस सूफी संत को जो है मुजदी अली फसानी की उपाधि प्रदान की गई? बताइए। शेख निजामुद्दीन औलिया है, नसरुद्दीन मोहम्मद है, शेख
मोहम्मद गेशु दराज है। यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा शेख अहमद सरहिंदी, सूफी संत थे। मुजद्दिद अली फशानी, 16वीं और 17वीं शताब्दी में ही विख्यात थे ये सूफी विद्वान। ठीक है। अकबर जहांगीर के जो है समकालीन थे ये जो है शेख अहमद सरहिंदी, ये बात भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है। मरणोपरांत इनको मुजहिद ए अल्फसानी का उपाधि भी दिया गया था। वही मुजहिद अल्फसानी का उपाधि पूछ रहा है तो इन्हीं को दिया गया था। निम्नलिखित में से किन वीरों के प्रकर्म से प्रभावित होकर अकबर ने उनकी मूर्तियों को आगरा के किले के मुख्य द्वार पर लगवाया था? किनसे प्रभावित हुआ था? मान सिंह, भगवान दास, मिर्जा जीज को कहा सब, मजनू खां, मुनीब खां, जयमल और फतेह। ठीक है। देखिए अकबर का जो विजय था चित्तौड़ पे आक्रमण, उसी दौरान देखेंगे क्योंकि चित्तौड़ का दुर्ग अपराजय दुर्ग था, वैसे में घेराबंदी करके और काम किया गया, मजबूती से लड़ा गया। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो चित्तौड़ आक्रमण के दौरान ही जो सरदार के सलाह पे राणा उदय सिंह जो सुप्रसिद्ध योद्धा थे, जयमल और फतेह, किले का भार सौंप के पहाड़ी पे चले गए थे। किले के आसपास अनेक किसानों ने भी किले की शरण ली थी। वे रक्षक सक्रिय सहायता करते रहे और मुगलों ने किले में प्रवेश करके किसान और राजपूत योद्धाओं को मार डाला। ठीक है, तो ये बात याद रखेंगे, जयमल और फतेह। निम्नलिखित में से कौन से प्रशासनिक सुधार शेरशाह सूरी द्वारा लगाए गए हैं? में से कौन से लगाए हैं बताइए? शेरशाह सूरी के द्वारा। लिख रहा है भूमि के मापन के, लगान के आकलन के उपायों का मानीकरण, बिल्कुल न्याय प्रणाली को व्यवस्थित करना, घोड़े का दागने का प्रथा पुनः शुरू किया गया था, स्थानीय प्रशासन सब। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा? डी। शेरशाह सूरी का शासनकाल बात करेंगे, काफी उत्कृष्ट शासन प्रबंधन था। ठीक है, इसके द्वारा अपनाए गए बहुत सारी नीतियों को अकबर के द्वारा भी एज इट इज अपनाया गया। ठीक है, भूमि माप, लगान आकलन का उपाय का मानीकरण करना। ठीक है, उसके अलावा जो है मंत्रिपरिषद का गठन करना, गुप्तचर विभाग बनाना, वो तो खैर बनाइए कि शेरशाह सूरी का मौत हो जाता है 1555 में, नहीं तो फिर जो है देखे तो हुमायूं का पुनः आगमन पॉसिबल नहीं था। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने मुगल कालीन भारत से संबंधित अपने अनुभवों को ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर नामक पुस्तक में संग्रहित किया है? यानी सिंपल पूछा जा रहा है कि बताइए ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर किनका पुस्तक है? पीटर मुडी, फ्रांसीसी पेलसाट, निकोलो मनुची। देखिए फ्रांसिस बर्नियर ही। ठीक है, फ्रांसिस बर्नियर फ्रांस का निवासी था, चिकित्सक था, राजनीतिज्ञ था, दार्शनिक था और इतिहासकार भी था। 1658 के आसपास ये भारत आया था, 12 वर्ष तक लगभग रहा था, अनेक भागों में घूमा भारत का, और इसी के द्वारा अपना यात्रा जो है वृत्तांत के रूप में ट्रेवल इन दी मुगल एम्पायर ये पुस्तक जो है लिखा गया। बाकी देखिए मुंडी के बारे में आपको ज्ञात ही है, पीटर मुंडी यूरोपीय दार्शनिक और विदेश यात्री था। ये भी मुगल बादशाह शाहजहां के समय भारत आया था और उस समय का जो है भारत का आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था का विवरण भी किया था पीटर मुडी। तो ये पूछा सकता है किसके समय? तो शाहजहां के समय। ठीक है, और ये फ्रांसिस्को जो है वेलसाट है, ये भी डच जो है एक प्रतिनिधि था, ये भी जहांगीर के शासनकाल में ये आगरा पहुंचा था। और निकेलो जो है मनुची, ठीक है, ये भी लेखक यात्री है और मुगल दरबार में भी काम किया था। दारा सिको, शाह आलम, राजा जय सिंह और कीरत सिंह यहाँ भी ये रहा था। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 30। बलबन ने सुल्तान की प्रतिष्ठा में वृद्धि के लिए राजपद का नया सिद्धांत लाया। बलबन तुर्कान ए चहलगामी का सदस्य था, बताइए कौन कौन सही होगा? देखिए बलबन का वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। ठीक है, गुलाम वंश में ही बलबन देखने को मिलेगा 1265 से 1287 तक। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा आपका? देखिए सुल्तान के प्रतिष्ठा को वृद्धि के लिए बिल्कुल नया सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। तुर्कान चालगानी के सदस्य भी था। ठीक है,
40 सरदारों का यह दल होता था, तुर्कान चहलगानी, जिसमें इल्तुतमिश का विश्वास पात्र जो है गुलाम सब शामिल होते थे इसमें। बलबन भी था इसमें, ठीक है। बाकी इसको समाप्त भी फिर बलबन ही करता है आगे चल के। खैर दोनों सही है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए। सल्तनत कालीन किस सुल्तान के निधन पे बदायूं ने राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति मिली और राजा प्रजा को अपनी राजा से ऐसा स्टेटमेंट दिया था? ठीक, इसके बारे में देखिए मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में ही बोला गया था। बाकी तो उस समय का सबसे शिक्षित शासक था यही, दूरदर्शिता भी इसके अंदर था, ठीक है। सल्तनत कालीन जो है निम्नलिखित सुल्तानों को उनको काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो देखिए इसमें रुकनुद्दीन, मुबारक शाह, फिरोज तुगलक, आलम शाह। ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा? सी। देखिए ग्रंथ है, रचनाकार है, पूछा है कितना सही सुमेलित है बताइए। देखिए क्या लिखा गया। नूह शिपकार, अमीर खुसरो, रियाजुल इंसा, महमूद गवा, कुरान ए मासिर, रईफुद्दीन जो है सिराजी। तीनों सही है। तीनों तो यहाँ पे सही नहीं लग रहा है। 1 मिनट, क्वेश्चन हम लोग छोड़ दिए क्या? ठीक है चलिए, 32 तो हो गया था। हाँ, 33 नंबर क्वेश्चन हम लोग नहीं किए। देखिए 33 नंबर प्रश्न। सल्तनत काल निम्नलिखित में से किस स्थापत्य में घोड़े का नाल का आकार का मेहराब सर्वप्रथम लाया गया था? ये अलाई दरवाजा में ही लाया गया था, ठीक है। अगला देखिए, इसमें पूछा गया था कि कौन जो है सुमेलित, कितना इसमें सुमेलित है। नूर सिपहकार पहला था। बताइए ऐतिहासिक और साहित्यिक काव्य है और मीर खुसरो के द्वारा लिखा गया था। पहले वाले में तो कोई डाउट किसी को नहीं होगा, ठीक है। दूसरा जो है रियाजुल इंसा है, ठीक है। बताइए सही है क्या? तो मोहम्मद गवां के द्वारा ही रचित है रियाजुल इंसा, ठीक है। तीसरा है वुरान ए मासिर, रफीउद्दीन सिराजी, ठीक है। मध्यकालीन इतिहास के बारे में यहाँ पे जानकारी मिलेगा। सैयद अली जो है तबतबाई के द्वारा रचना किया गया था। ये तीसरा गलत हो गया, ऑप्शन नंबर आप लोग बी करेक्ट कर लेंगे। निम्नलिखित पर विचार कीजिए और बताइए इसमें कौन सही है। देखिए क्या लिखा गया है। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने अमुक्त मालय ग्रंथ की रचना की, ठीक है। बात सही है। कृष्णदेव राय को आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है। कृष्णदेव राय के दरबार में अलासीन पेडना नामक राजकवि सुशोभित करते जो संस्कृत और तमिल दोनों को ज्ञाता थे, ठीक है। देखिए जो अलासानी पेडना कृष्ण राय थे, ठीक है, यश दिग्गजों में एक थे। और ये कृष्णदेव राय के दरबार में जो अष्टदिग्गज थे, ठीक है। तो तीसरा क्या हो जाएगा? बताइए। देखिए ये प्रश्न जो है आपका तीसरा स्टेटमेंट गलत है। संस्कृत और तमिल नहीं, तेलुगु, ठीक है। बाकी मनुचरित्रम, सिहा, वलोकन, उत्पल मलिका, ये सब इनका रचना वगैरह था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस कवयित्री ने अपनी कृति मधुरा विजय में अपने पति के विजय का अभियानों का वर्णन किया है? सही आंसर क्या हो जाएगा? गंगा देवी। अगला आपका प्रश्न है, मुगल बादशाह अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी में निर्मित इबादत खाना निम्नलिखित में से क्या था? राज परिवार के प्रयोग के लिए मस्जिद, निजी प्रार्थना, विभिन्न धर्मों के विद्वानों के लिए चर्च हेतु भवन ही था, चर्चा हेतु चर्चा करते थे। अब पता ही है अकबर लास्ट में क्या किया, सबको सुन के अपना ही एक नया धर्म बना दिया। ये बहुत सुन लिया आप लोगों को।
अकबर ने 1602 में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया। अकबर अपने पुत्र जहांगीर के जन्मोत्सव को चिरस्थायी बनाना चाहता था। सही कौन सा सही होगा? फतेहपुर सीकरी में तो बुलंद दरवाजा बनाया था, बात सही है। पहला वाला में तो कोई दिक्कत है नहीं। पहला। दूसरा बताइए सही है क्या? लाल और पीले बलुआ पत्थर से बनाया गया था ये आपका। सफेद संगमरमर का भी उपयोग यहाँ पे किया गया था। ठीक है। और 1573 में जो है अकबर का गुजरात विजय की सफलता के उपलक्ष्य में ही 1602 में ये जो है बनाया गया था। ठीक है, तो याद रखेंगे बुलंद दरवाजा। ठीक है। दिख रहा है कि पुत्र जहांगीर के जन्मोत्सव के लिए बिल्कुल नहीं। ठीक है, जन्म का कोई संबंध नहीं है इसमें, तो आर तो सही नहीं है। जैसे में ऑप्शन नंबर सी। पुस्तक है, लेखक है, बताइए। देखिए आलमगीर नामा। ठीक है, ये मिर्ज मोहम्मद काजिम तबकात अकबरी। ठीक है। निजामुद्दीन अहमद, चाहर चमन, चंद्रभान ब्राह्मण, इकबाल नामा ए जहादेरी, ये मुतमिद खां। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी। सल्तनत काल के सिक्के टंका, दिनार और जित्तल क्रमशः किन धातुओं से निर्मित थे? बताइए। ये टंका चांदी का, दिनार सोना और जित्तल तांबा। ऑप्शन नंबर सी। ये देखिए संघ राज्य क्षेत्र है, और राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन जो है बेहतर प्रदर्शन किया गया है, के द्वारा यही पूछा जा रहा है। तो देखिए तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है ये द्वितीय पे है। ठीक है। खाद्य सुरक्षा का 6वां जो रैंक जारी हुआ था, 6वां सूची। ठीक है, 2018-19 में पहली बार जारी किया गया था ये। ठीक है। इसमें 5 मानदंड होते हैं, उसी के आधार पे जारी किया जाता है। ठीक है। यहाँ पे जो है पहला तो तमिलनाडु, दूसरे पे के अलावा देखें तो जम्मू कश्मीर, ये जो हो जाएगा आपका तीसरे पे। केरल। केरल के बारे में सभी को ज्ञात ही है, पहला। और लास्ट बचा गुजरात। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या बन जाएगा? डी। सॉरी, डी नहीं, डी। एक का दो। देखिए केरल तो एक पे था, फिक्स था। ठीक है, तो एक बनना ही था। ठीक है। दूसरे पे तमिलनाडु था, तो ऐसे करके भी आप लोग आंसर कर सकते थे। जो 97वां पुरस्कार मिला है ऑस्कर पुरस्कार, इसके अंदर अनोरा सर्वश्रेष्ठ फिल्म के साथ समारोह में सर्वाधिक पुरस्कार जीतने वाली फिल्म बनी है। निर्देशक कौन है इस फिल्म के? शीन बेकर। हाल ही में सुर्खियों में रहा एवेड यानी एडवांस बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी डिफेंस के संदर्भ में, बताइए कौन सा सही है? देखिए रहा आपका ऑप्शन। यह हल्के वजन का बुलेट प्रूफ जॉकेट है। इसे डीआरडीओ और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने बनाया है। दोनों का दोनों गलत है, तो ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा? ये किसके बारे में पूछा है? एडवांस बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी। देखिए पहला तो यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है। हल्के वजन का, दूसरा गलत है। ठीक है। डीआरडीओ और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली। ठीक है, मद्रास नहीं, आईआईटी दिल्ली मिलकर बनाया है, तो इसलिए दूसरा गलत हो गया। चलिए अगला देखते हैं। इसमें केवल एक आंसर होगा पिछले में। 66वां रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 के बारे में पूछा है कि कौन सही है, बताइए। न्यूमेन थी न्यांग फुंगकोंग, कर्मा जो है पुटुसो मियाजाकी हवाए। ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा ये? रेमन मैग्सेसे।
एशिया का नोबेल पुरस्कार भी इसको बोलते हैं, ठीक है। जो फिलीपीन के राष्ट्रपति थे रेमन मैग्सेसे के नाम पे ये जो है। और अब की बार देखिए 2024 वाला, ठीक है, तो ये कर्मा जो है फुंडसो भूटान से, निवेन थी नियांग फुआंग वियतनाम से, फरहान जो फरवीजा इंडोनेशिया से, और मिया जाकी हवाको जो है जापान से। ये नव निर्वाचित प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं, देश वगैरह है, सुमेलित करना है। देखिए, नाइकामा लाल बालू फिजी, पेंटोगॉन सिनमात्रा थाईलैंड, जाफर हुसैन जार्डन, और शिगेरू इशिबा जापान। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन सी सेमीकंडक्टर इंडिया 2024 का विषय है, बताइए। सेमीकंडक्टर भविष्य की वो आकार देखना। और 3-4 प्रश्न आज डिस्कस कर लेते हैं 50 तक, फिर आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा। हाल ही में सुर्खियों में रही जो है VNT 116 आखिर है क्या? बायोटेक और विकसित फेफड़े के कैंसर का टीका। पूछा है कौन सा इसमें सही है, टीएट में लिख रहा है, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने प्रोजेक्ट नमन के पहले चरण की शुरुआत किया। प्रोजेक्ट नमन पूर्व सैनिक और परिवारों को सहायता दी जाती है। दूसरा तो बिल्कुल क्लियर है कि सही है, ठीक है। पहला सही है कि नहीं? शिक्षा मंत्रालय, ये तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। भुखमरी सूचकांक में निम्नलिखित संकेतकों का उपयोग किया जाता है। कौन कौन संकेतक इसमें उपयोग किए जाते हैं भुखमरी सूचकांक में? अल्प पोषण बिल्कुल रहता है, शिशु दुर्बलता, शिशु मृत्यु दर, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। सर्वोच्च न्यायालय के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह के बारे में, ध्वज के संविधान पुस्तक का सबसे ऊपर दर्शाया गया है। प्रत्येक चिन्ह पे यह तो धर्मत से जय देवनागरी लिपि में, और न्याय की देवी का प्रतिमा तराजू के संविधान से प्रतिस्थापित किया गया है। देखिए 2 और 3 तक करेक्ट जा रहा है, पहला सही है कि नहीं? क्लियर है? इसमें क्या बनेगा आंसर, बताइए। पिछला प्रश्न के आंसर किए थे हम लोग ना, ठीक है, हाँ। देखिए ये तो लिखा हुआ है, दूसरा वाला तो सही है, ठीक है। बताइए कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा नया ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया। न्याय की देवी सर्वोच्च न्यायालय में उसका अनावरण किया गया था, ठीक है। सबसे ऊपर दर्शाया गया संविधान का पुस्तक गलत है। अशोक चक्र सबसे ऊपर है, ठीक है। न्याय की देवी की प्रतिमा तराजू को संविधान के प्रतिस्थापित किया है। देखिए न्याय की देवी की प्रतिमा को साड़ी ने पश्चिमी पोशाक का स्थान लिया है, साड़ी पहनाया गया, ठीक है। आंखों से पट्टी हटाकर खुला कर दिए गए हैं, ठीक है। ये कानून अंधा नहीं है भाई, सबको देखता है, सबको समान रूप से देखता है, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन क्या हो जाएगा, केवल और केवल 2। चलिए 50 प्रश्न पूरा किए, एनर्जी लेवल भी थोड़ा डाउन ही है। बाकी अगला प्रश्न जो है 51 से कल डिस्कस करेंगे हम लोग। बाकी 8 टेस्ट देखिए दृष्टि से हो चुका है, रिवीजन करते रहे। बाकी ये भी हम दोनों जो है जरूर टारगेट रखें कंप्लीट कराने का। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। बाकी आप लोग लेक्चर को शेयर वगैरह जरूर करेंगे, ठीक है, ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो पाएँ। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।